अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर। हमारा कौन सा होगा? 3। सो लेक्चर नंबर ये 3 होगा हमारा। और जो हम आज काम करने वाले हैं या आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है स्केलर या फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, और आज हम इस टॉपिक को बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपकी बुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम वेब सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, हम बहुत सारे बच्चों को हम चाहते हैं भला हो और वो फ्री के अंदर अच्छी एजुकेशन हासिल करें। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले हम ये करते हैं कि बच्चों, अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन 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 ऑफ वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में ये आता है कि जब भी हम स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से, तो रिजल्ट में हमेशा हमें क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, ठीक है। रिजल्ट में हमेशा हमें क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। आइए इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चले आए और हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये जो मास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है लाजमी सी बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह के आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले हैं, सारी एग्जाम्पल्स में आपको ये मिलेगा कि जब भी हम स्केलर और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्टेंट हमारा वेक्टर ही आता है, ठीक है। रिजल्टेंट हमेशा हमारा वेक्टर ही आता है। अच्छा बच्चों, अब एक कंडीशन और है। वो कंडीशन दूसरी क्या है? वो कंडीशन ये है कि अगर हम, पहली कंडीशन, अगर हम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें वेक्टर से, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या क्या आते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पहला आंसर हमारे पास, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर स्केलर प्रोडक्ट्स भी आती हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी आती हैं, वेक्टर भी आती हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से तो हमें मिलता है वर्क, और वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फोर्स को और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है टॉर्क, और टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से आप पावर का फार्मूला देख लें। पावर का फार्मूला डी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? एक पावर फार्मूला P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। तो फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स आपके पास है वेक्टर है। इसी तरह से वेलोसिटी भी आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें, लेकिन आंसर में हमें क्या मिल रहा है? आंसर में हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। कहने का मकसद ये है कि या तो आपको वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, या फिर आपको वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस आती हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो इस तरह की क्वांटिटी को या इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर वेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास है लॉरेंट्ज फोर्स, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी आपको क्या मिलती है, वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलता है, फोर्स। तो वो प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको वेक्टर ही मिले रिजल्टेंट में, वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे, तो इस तरह की रिजल्टेंट को, इस तरह की प्रोडक्ट को कहा जाता है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट में हम कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं और जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्रॉस की साइन का इस्तेमाल करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे डॉट की साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो ये आपके पास एक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको बोला जाए कि आप डॉट प्रोडक्ट्स, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर आपके पास ये रहा, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपके पास ये रहा। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों, ये एक वेक्टर का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी पेन को ज़रा सिलेक्ट करें। ये जो आपके पास वेक्टर है इसका नाम ए, और ये जो वेक्टर आपके पास मौजूद है इसका नाम हम दे देते हैं बी। बेटा ये थीटा है जिसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि भाई दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीक़ेकार हमें ज़रा बताइए, तो वो तरीक़ेकार किस तरह है? वो तरीक़ेकार ये है कि आप दो वेक्टर्स लिखते हैं, एक ए डॉट बी, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। आप ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा भी, इस तरह से भी इस इक्वेशन को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा है, तो अगर आपका लिखा हुआ आ जाएगा सर बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या होगा? तो बी डॉट ए आपके पास होगा बी ए कोस थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको इस फॉर्मूले को ले सकते हैं मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए इंटू कोस थीटा। तो आप इन दोनों फार्मूलेस को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए में क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वर्क डन। क्योंकि अब आपके पास एक जो वर्क है ये भी एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। दो वेक्टर्स के दरमियान का वर्क डन फाउंड करना है। एक वेक्टर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी, दूसरा वेक्टर आपके पास फोर्स्ड वेक्टर है एफ, ठीक है। एंगल है इनके दरमियान का 37 डिग्री। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसकी, 37 डिग्री है, ओके। तो ये आपके पास 37 डिग्री हो गया। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आपको दी गई है d इज इक्वल टू, वो 2 मीटर दी गई है, आपने यहाँ पर d लिखा। फोर्स की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 5 न्यूटन दी गई है। अब बोला गया है बताओ
हमें कि वर्क क्या होगा। बड़ा आसान है। देखो फिजिक्स में कुछ एंगल्स बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से एक एंगल 37 डिग्री भी है। इसका सॉल्यूशन हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे सर, अगर ये क्वेश्चन हमारे ईकेट या एमडीकेट में आ जाता है। बड़ा आसान है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एक फेमस ट्राइंगल है 37, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये है आपके पास 37 डिग्रीज। एक बात याद रखना, अगर इस कंडीशन में 37 डिग्री आपके पास इस पॉइंट पर आ जाए तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा 3 के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस हमेशा 5 के इक्वल होता है, और आपका जो बेस है वो हमेशा 4 की इक्वल होती है। आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे आपको याद है कि हमने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा लिखा था हमने। ये स्टूडेंट्स ए हमारे पास एफ और बी हमारे पास डी होगा, तो यहाँ पर हम ए की जगह पे एफ की जगह मतलब एफ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरह से, या हम डॉट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम क्रॉस नहीं लगाएंगे। डी की जगह पे हम लिखेंगे 2 और कोस थीटा। अच्छा, कोस हमारे पास बराबर होता है कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस ऑफ ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो कोस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5.2। कोस थीटा आपके पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है आपके पास 4, हाइपोटेन्यूस आपके पास 5। ठीक है, 5 से 5 आपका कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आंसर आएगा 8 न्यूटन। ओ वाह, तो आपके पास जो एफ वर्क निकला वो कितना निकला 8 न्यूटन निकला। ठीक है, 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर। और 8 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है आपके पास, जूल के, क्योंकि वर्क का जो यूनिट है, वर्क क्या आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैकेनिकल वर्क, मतलब मैकेनिकल वे। सो आपके पास जो यूनिट है वो जूल, सो 8 जूल या फिर 8 न्यूटन मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। हम अगर इस डॉट प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस की बात करते हैं, किसके, इसके स्पेशल केसेस, अगर हम इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो पहला केस हमारे पास ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान में, मीन्स कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर ये रहा ए और दूसरा वेक्टर ये रहा बी। इन दोनों के दरमियान में अगर थीटा 0 डिग्री हो तो हमारे पास ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है। देखिए जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और आपको मालूम है कि जो कोस की जगह हम थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे, कोस 0, कोस 0 इक्वल होता है 1 के। सो ए डॉट बी विल इक्वल टू ए बी, मतलब ये कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू आती है वो जब आती है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है आपको, या आपके पास जो स्पेशल केसेस हैं, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज, आपके एमसीक्यूज टेस्ट जो होते हैं उसमें आ सकते हैं। पहला केस। दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। 180 डिग्री से मुराद क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से नाराज़ हैं। एक वेक्टर अपने रास्ते चलता है ए, दूसरा वेक्टर अपने रास्ते चलता है बी। ठीक है, तो दोनों ये है 0 से 180 डिग्री, ये आपके बन गए 0, 90 और 180। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ 180। इसको कहा जाता है एंटाई पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटाई पैरेलल हैं तो इस तरह से भी ये वर्डिंग का यूज़ किया जा सकता है, या फिर 180 डिग्री पर हैं। तो अब इस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स की क्या होती है, हम यहाँ लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180, एंड वी नो दैट, बट वी डोंट नो कि cos 180 ऑलवेज इक्वल टू -1। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो -AB, मतलब कि आपको डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलती है, जब एंगल किसके इक्वल हो 180 डिग्री के, तो आपको वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी। लाजमी सी बात है, एक दूसरे से खफा होंगे तो नेगेटिव रास्ते निकलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा
प्यार मोहब्बत से रहिए, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहें, मतलब कंधे से कंधा साथ मिला के चलें। तीसरा केस इसके अंदर क्या है, तीसरा केस इसके अंदर बच्चों ये है, एंड तीसरा केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्यों, वो आगे जाके बताएंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक वेक्टर आपके पास यूं है ए और दूसरा वेक्टर आपके पास यूं है बी, तो अब बताएं कोई वर्क डन, मतलब कोई डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये 90 डिग्रीज बनता है। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, सो आपके पास जो वैल्यू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90, and we know that, but we don't know कि cos 90 is always equal to 0, so a dot b will be equal to 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हमेशा 90 डिग्रीज पर होता है। किस पर होता है वो, 90 डिग्रीज पर होता है। ठीक है, 90 डिग्रीज पर होता है। ये आपके पास यहाँ पे वेक्टर आएगा इस तरह से, ये वेक्टर की फॉर्म आप लगा लीजिएगा। तो हमें क्या मिलती है यहाँ पे, ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू मिलती है। हमें कोई अहमियत ही नहीं देता, बताओ, हमारी औकात ही नहीं है यार, क्या है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट केस जो हमारे पास ये है वो ये है कि अगर आपके पास थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपके पास थीटा, ये आपके पास चार कोऑर्डिनेट होते हैं, मैं आपको बता दूं ज़रा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, और अगेन ये आपके पास 360 डिग्रीज आ जाता है। तो बच्चों अगर आपके पास 0 से 90 तक है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। 90 से ग्रेटर होगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन थीटा इज लेस देन 90। और फिफ्थ एंड लास्ट केस हमारे पास ये है कि जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी, और ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, वो हमेशा हमें नेगेटिव ही मिलेगी। तो दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी हैव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन को बोला जाता है दरअसल के डॉट प्रोडक्ट है क्या, क्या उसकी फीलिंग्स आपको आई या ना आई। ठीक है, देखो होता क्या है, असल में डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट करो। ठीक है, एक वेक्टर आपके पास हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये रहा, और दूसरा वेक्टर आपके पास ये रहा। ठीक है, इसको एक ही लाइन बना लेते हैं, ये रहा आपके पास दूसरा वेक्टर। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि अब हमने कहा कि आपके पास एक वेक्टर ए ये रहा और दूसरा वेक्टर आपके पास बी ये रहा। ठीक है, ये दो वेक्टर आपके पास हैं, एंगल हमेशा स्मॉलर लिया जाता है, सो इट विल बी इक्वल टू थीटा। हम एंगल हमेशा स्मॉलर चूज करते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन वन, अब देखना समझना इसको कि व्हाट विल, फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है।
बच्चों इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने क्या करना है, इस वेक्टर बी को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। ये है इसका y कंपोनेंट, ठीक है, y कंपोनेंट, ये वेक्टर बी है ना, और ये है आपके पास इसका x कंपोनेंट, इस तरह से। तो ये इसका x कंपोनेंट है वेक्टर बी का, ये वाला y कंपोनेंट है। जो y कंपोनेंट है इट विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, और वो जो y कंपोनेंट है ये आपके पास होगा बी कोस थीटा। बी कोस थीटा होगा ना। हमसे क्या पूछा था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। अब हम यह वैल्यू लिखते हैं डॉट बी की, कि वैल्यू क्या होगी या इसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, वैल्यू है ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। या आप ये लिख सकते हो कि ए ब्रैकेट बी कोस थीटा, या आप ये लिख सकते हो कि ए मतलब वैल्यू ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये है इसकी फीलिंग। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि हमने वेक्टर ए के डायरेक्शन में ए डॉट बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब फर्ज करो कि आपके पास, सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, बी की जो आपके पास वेक्टर बी है वो आपके पास है 2, ठीक है। अच्छा, वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है वो आपके पास है 8, वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास है 10। अब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। आपसे बोला जाए कि ए डॉट बी मालूम करो, अगर ए डॉट बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अगर आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं पता या उसको आपने निकालना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी, ए का आपके पास फर्ज करो कि 6 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, और थीटा आपको दिया हुआ है वही 37 डिग्री, तो आप क्या करेंगे सर, ए की जगह पे लिखेंगे 6 और बी की जगह पे आप लिख देंगे 2, लेकिन ये आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब इसमें पूछा गया है कि वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। तो वहां पर हम यूज करेंगे वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, और वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। और फिर आप इसको कोस 37 करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, ये आपके पास है ए डॉट बी, अगर आपसे पूछा जाए बी डॉट ए क्या होगा, तो आपने क्या करना है, वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन में आपने लिख देना है, ठीक है। वेक्टर ए का कंपोनेंट कौन सा, एक्स कंपोनेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ ए। अब आगे बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा, शाबाश आगे बताओ। मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये आपके पास आएगा कोस थीटा, देन इट विल बी इक्वल टू बी और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए सॉरी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो। अब इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, चलो जी पानी पी कर आओ, रिफ्रेश होकर आओ जल्दी, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इट obeys it obeys commutative लॉ।
इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। मतलब भाई ये है कि अगर आप यहाँ पे लिखो कि ए डॉट बी, तो आप यहाँ पर बी डॉट ए भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे ए आपके पास 6 है, बी आपके पास 3 है, तो 6 3 ज़ा 18, या आप उसको ऐसे लिखो, या आप इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये भी आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ये आपके पास होता है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। दूसरा है कि आपके पास दूसरा है, अबे आजा, इट obeys distributive लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम 3 वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज फॉर 3 वेक्टर्स, ओनली फॉर 3 वेक्टर्स, या फिर मोर देन 3 वेक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है रे बाबा? आपके पास है कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, आप इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इसका आंसर है कि आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, या ये पहला फॉर 3 वेक्टर्स। अब इस फॉर मोर देन 3 वेक्टर्स के लिए आपके पास अगर 4 वेक्टर्स हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रे बाबा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, मैं पेन थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, देन प्लस इसको हम यहाँ करेंगे वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये वेक्टर की निशानी आ गई, इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस ए डॉट डी। देखो ए को पहले हमने सी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को हमने डी से मल्टीप्लाई किया, बीच में यहाँ पर आएगा, सॉरी डॉट आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा रे बाबा। ठीक है जी, देन प्लस अब बी को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ठीक है जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी समझ में आया होगा। ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम चलते हैं आगे। कितना सारा पढ़ाएंगे सर? तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में तो शायद ना हो, सिंटेक्स बोर्ड वाली में पंजाब में लिखी हुई हैं, तो इसलिए हमने इसको बड़ी ध्यान के साथ पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। ठीक है, अब है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। ये मैं आपको सारे वो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको आपकी एंट्री टेस्ट में और डिफरेंट एमसीक्यूज के अंदर मदद करेंगे। ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपके पास वो वेक्टर जिनका ओरिजिन सेम हो, मिसाल के तौर पे x, मिसाल के तौर पे y, डांस करता हुआ जा रहा है आगे पीछे, मिसाल के तौर पे z। x के साथ हम यूज़ करते हैं i, y के साथ हम यूज़ करते हैं j, z के साथ हम यूज़ करते हैं k। तो ये आपके पास ये जो i, j और k हैं, क्या ये जो आपके पास i, j और k हैं, दीज 3 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल एंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की, वो मैं मिस कर दी, कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, मिसाल के तौर पे
आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ए, मतलब इसी वेक्टर को आपने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो आंसर आता है वो या तो मोड ऑफ ए, फिर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर आता है। इसी तरह से अगर आप हम यहाँ पे लिखें तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें कि आई डॉट आई, तो आई डॉट आई आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आ जाएगा ना, आई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर हम यहाँ लिखें जे डॉट जे, तो जे डॉट जे आपके पास होगा जे स्क्वायर देन इक्वल टू 1। इसी तरह से आपके पास अगर हम के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पहले केसेस, ये तीनों वो केस हैं जब आपके पास जो थीटा होगा वो 0 डिग्रीज पर होगा। थीटा क्या होगा आपके पास 0 डिग्रीज पर होगा, और हम जो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे वो किसकी कर रहे होंगे, सेम वेक्टर्स की कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थीटा लेते हैं 90 डिग्रीज का, और फिर अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सेम वेक्टर्स की ही करेंगे। सेम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन 890 डिग्री, सो आई डॉट जे, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्रीज पर हैं, तो इस आई डॉट जे हमेशा इक्वल होता है आपके पास जे डॉट आई हो, तो या तो आई डॉट जे हो या जे डॉट आई आपके पास हमेशा 0 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास आई डॉट के की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास के डॉट आई ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी तरह से तीसरा केस हमारे पास है जे डॉट के या फिर इक्वल हो के डॉट जे, तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे ये सेम वेक्टर नहीं है, सॉरी, ये आपके पास सेम वेक्टर नहीं है, ये हम डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम वेक्टर तो 0 डिग्री पर होता है और डिफरेंट वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट करो, ये आपने सीख लिया। अब इसके ऊपर हम एक वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक वर्किंग, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक वर्किंग करते हैं। वर्किंग केड़ी बाबा, वर्किंग है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B in Cartesian फॉर्म। इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म ये होता है कि फर्ज करो आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये वेक्टर कुछ इस तरह से कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड कैप, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हमने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है भाई, सिंपल है, ए डॉट बी, ठीक है। आपने क्या किया, पहले ए की वैल्यू जो रखी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए और जेड के, फिर आपने डॉट लगाया, आपने लिखा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के,
ठीक है। अब देखो एक बात याद रखो, मैंने अभी भी आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि जो सेम वेक्टर्स होते हैं आई डॉट आई होगा वो इक्वल टू 1 होगा, अगर आई डॉट जे हम करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, मतलब सेम वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे बस। तो बच्चों इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास ये आएगा कि आई को आई से मल्टीप्लाई करो, वाई को वाई से और जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए एक्स आई है तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बचेगा ए एक्स और इंटू बी एक्स। इसी तरह से आपके पास ए वाई जे है और यहाँ पे बी वाई जे है, तो जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बचेगा ए वाई और यहाँ पर बचेगा आपके पास बी वाई। इसी तरह से आपके पास के डॉट के है, के, ठीक है, इस तरह से के सो के डॉट के इज इक्वल टू 1, तो यहाँ बचेगा ए जेड और यहाँ पर बचेगा आपके पास बी जेड। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। आइए इसकी एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं क्या ये बात हमें समझ में आई या फिर नहीं आई। एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल ये है कि आपके पास एक वेक्टर है ए 2i प्लस 3j प्लस 4k। अच्छा, इसके ऊपर कैप है ना क्योंकि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर एरो आएगा क्योंकि ये सिर्फ वेक्टर है। b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k। अब हमने क्या निकालना है इसका? सर सॉल्यूशन निकालना है, ये पूछने वाली बात है, लाजमी सी बात है, सॉल्यूशन ही निकालना है यार। हाँ भाई निकालना है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ही निकालेंगे। ए डॉट आपने क्या करना है, 2 3 आई को आई से मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस प्लस प्लस, इसी तरह से जे को डेट से मल्टीप्लाई 3 2 6 ओके प्लस प्लस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 16, के को के से मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रे बाबा -4, सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू -4। अब -4 क्या है? आपके पास एक नंबर है और जो नंबर होता है ये हमेशा एक स्केलर होता है। तो आपने देखा कि हमने जब दो वेक्टर्स का ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें आंसर क्या मिला? आंसर हमें स्केलर क्वांटिटी मिली। और समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए सर कितने क्वेश्चन है, अबे बाबा करते रहो, बड़ी अच्छी चीज़ आपको मिल रही है कि फाइंड द, अच्छा ये क्वेश्चन अक्सर आता है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है। सो इसलिए ये वाला टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? भाई ए डॉट बी आपके पास इक्वल होता है मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ए डॉट ए मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस तरफ जाके ये हो जाएंगे डिवाइड। ठीक है, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी divided by magnitude of vector A then magnitude of vector B. Theta is equal to cos inverse A dot B, वेक्टर A है ना ये दोनों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले से इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल भी निकाल सकते हैं। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हमें ये एंगल निकालना आता भी है या नहीं आता। क्वेश्चन ये है कि
क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए, पहला आपके पास जो वैल्यू है वो है आई प्लस जे प्लस के। अच्छा, इन तीनों के ऊपर के आएंगे इस तरह से। एक और आपके पास है वेक्टर बी, और इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2i देन प्लस माइनस 2j देन प्लस माइनस 2k। आइए इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड करके दिखाएं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बड़ा आसान है और आप जल्दी से ये कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। ए डॉट बी निकाल लो, पहले आई को आई से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा भाई, माइनस है ना, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपके पास -2। ए डॉट बी निकालना है पहले, पहले क्या निकालना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। उसके बाद प्लस करेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि जे डो को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। इसी तरह से हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस है, इस तरह से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो अगेन माइनस, और ये के डॉट के करेंगे तो अगेन -2 आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू -6। तो ए डॉट बी तो हमारे पास निकल गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमने निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट करेंगे 1 का स्क्वायर देन प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई जे और के हैं तो उनके साथ सिर्फ 1 1 है, तो हम यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर लिखेंगे, तो अंडर रूट आ गया हमारे पास √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अगर हमने निकालना हो तो हम ये निकालेंगे भाई -2 का स्क्वायर प्लस, अब हम इसको पेन को छोटा कर लेते हैं, -2 का स्क्वायर देन प्लस ये अंडर रूट -2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 देन प्लस अगेन 4 देन प्लस अगेन 4, सो इट विल बी इक्वल टू 12, और हम 12 को √3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 है तो पेयर से एक बाहर में आ जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यूज पुट कर दो। ए डॉट बी है हमारे पास -6, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाय 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी और √3, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, √3 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 3, और अब ये आ गया हमारे पास √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर आया -1, और ये कोस थीटा। अब ये आपको पता है कोस थीटा इक्वल टू -1 जब होता है तो एंगल हमेशा हमारे पास आता है 180 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो ए डॉट बी के दरमियान में एंगल बन रहा है ये 180 का बन रहा है। कितना आसान है, देखा, इस फार्मूले को हमने यूज भी करना आपको सिखा दिया। लास्ट टॉपिक है इसका, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक ये है, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। आसान है यार, वही है कि वेक्टर ए आपके पास ये रहा, वेक्टर बी आपके, अच्छा वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वही पीछे वाली बात, वेक्टर बी आपके पास ये रहा, सो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
ये आपके पास थीटा है दोनों के दरमियान में। कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपोनेंट? फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि भाई वेक्टर बी का परपेंडिकुलर ए के ऊपर गिरा दो। ये आपके पास है इस तरह से बी कोस थीटा। ये आपके पास क्या है? बी कोस थीटा। ये आपके पास बी कोस थीटा है, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ ए डॉट बी के ऊपर। ए डॉट बी आपके पास क्या है सर? ए डॉट बी आपके पास इक्वल होता है ए बी कोस थीटा के, ए बी कोस थीटा के, ठीक है। अब ये बोलता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब सो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बी कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर बी कौन सा है? बी कोस थीटा। किस डायरेक्शन पे है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इसका आंसर हमेशा ए। एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए भाई कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होता है? बी कोस थीटा। अगर इसको वाइस वर्सा कर लिया जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए कोस थीटा। देखो अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि जो कोस थीटा होता है वो इक्वल होता है ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब इस वैल्यू का हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो ये बना बी कोस थीटा की जगह पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड में ए और बी ब्रैकेट। अच्छा ये वेक्टर बी मैग्नीट्यूड है, ये भी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। हमारे पास बचा डी स्टूडेंट्स बी डॉट ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, इस तरह से वेक्टर ए और डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम यूनिट वेक्टर पढ़ा था, तो उसमें ये पढ़ा था कि जो वेक्टर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई? वेक्टर यूनिट वेक्टर ए मतलब उस वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो ये वही फॉर्मूला है, तो आंसर आया हमारे पास वेक्टर बी और ए के। तो डियर स्टूडेंट्स ये बड़ा आपके पास एक डिफरेंट आंसर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो आपने पहला आंसर देना है बी कोस थीटा। अगर बी कोस थीटा उस आंसर में नहीं लिखा तो आपका आंसर इस डेरिवेशन से दूसरा जो आंसर है वो बी वेक्टर और ए के आ सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे प्यारे चैनल डॉल्फिन फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मुझे आपकी सपोर्ट इसी तरह चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान।